So this chapter 42nd is related to the nuclear physics, the physics of the nucleus. Okay, so you know the heaviest part of the atom is at the center of the atom, which is the nucleus of the atom. तो इस न्यूक्लियस से इसमें से सबसे पहली चीज आती है वो है डिस्कवरिंग द न्यूक्लियस. In the first years of 20th century, not much was known about the structure of the atom beyond the fact that they contains electron. सिर्फ ये चीज पता थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो किस वजह से एटम एक न्यूट्रल एंटिटी है इस चीज का पता नहीं था कि वो किस तरह पॉजिटिव चार्ज किस तरह मौजूद है अंदर. The electron had been discovered by J. J. Thomson in 1897 and its mass was unknown in those early days. Thus, it was not possible even to say how many negatively charged electrons a given atom contained. Scientists reasoned that because atoms were electrically neutral, they must also contain some positive charge. But nobody knew what form this compensating positive charge took. यानी वो किस तरह से होता है पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स का तो पता चल गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने या किस तरह से अरेंज होते हैं, इन चीज़ों का नहीं पता था. और पॉजिटिव चार्ज का तो बिल्कुल पता नहीं था कि एटम में किस तरह से होता है. वन पॉपुलर मॉडल वाज दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वर स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन अ स्फीयर. कि एक स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ये पहले था. In 1911, Rutherford proposed the positive charge of the atom is densely concentrated at the center of the atom, forming its nucleus. And that furthermore, the nucleus is responsible for most of the mass of the atom. तो न्यूक्लियस का उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया और उसने कहा कि जो मैक्सिमम उसका मैस है एटम का उसके न्यूक्लियस में होता है. रदरफोर्ड proposal was no mere conjecture but was based firmly on the results of an experiment suggested by him and carried out by his collaborators Hans Geiger, उसके नाम पर Geiger counter भी है, and Ernst Marston, a 20-year-old student who had not earned his bachelor degree. यानी उस वक्त उसको बैचलर डिग्री भी नहीं मिली हुई थी. इन दोनों को रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है. ठीक है, इसके बारे में आपने कुछ पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा. उसने क्या किया कि ये मैं डायग्राम से इधर आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. Okay. He took the radioactive source here. Okay, it was the lead block, radioactive source of alpha emitter. ये ऐसा radioactive source था जो alpha particles emit करता था. यहाँ पर lead material रख दिया. आपको पता है alpha particle lead में से पास करके इधर नहीं जा सकते. तो इसको इस तरह से रखने का फायदा ये हुआ कि आगे जो अल्फा पार्टिकल्स मिले वो एक बीम की फॉर्म में मिले. ये एक बीम बन गई. ये अल्फा पार्टिकल की बीम ये आगे गई. यहाँ पर बहुत थिन गोल्ड फॉइल रखा है. इसकी थिकनेस बहुत ही कम थी. आपने देखा होगा जिस तरह स्वीट्स पर जो मिठाइयाँ होती हैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगे होते हैं, वो कितना बारीक वर्क होता है. उस तरह का बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल उसने यहाँ पे रखा. ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स ने आके जब इसको हिट किया तो अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर हो गए. कोई अल्फा पार्टिकल इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई पीछे भी चला गया. ठीक है, तो इससे उसने जो रिजल्ट्स निकाले वो आगे इधर एक्सप्लेन किया. अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर आए, यहाँ पर आए या यहाँ पे, उसको पता कैसे चला कि यहाँ आ रहे हैं या यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो नजर तो आते नहीं है. उसके लिए ये डिटेक्टर है. अल्फा पार्टिकल्स जब इसके ऊपर हिट करते हैं तो ये डिटेक्टर रिस्पॉन्ड करता है और बताता है कि पार्टिकल्स आए. ठीक है, इस डिटेक्टर की वर्किंग एक अलग टॉपिक है. अभी फिलहाल इतने काफी है कि ये डिटेक्टर अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है.
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये उसने जो अल्फा पार्टिकल लिए, जो ये वाले अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि लेड ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं, इसकी एनर्जी 5.5 MeV थी, 5.5 MeV। और अल्फा पार्टिकल्स जो उसने लिए वो रेडॉन गैस से लिए। रेडॉन मटेरियल जो है वो 5.5 MeV के अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल का मैस क्योंकि नोन था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पहले डिस्कवर हो चुकी हुई थी, तो 7300 टाइम्स मैसिव दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनका मैस इतना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। अब ओके, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसमें फिगर 42.2 इसमें ये रिजल्ट शो किए हुए हैं कि इसमें ये देखिए, ये बताया जा रहा है इस ग्राफ में कि जैसे जैसे आप एंगल सर इंक्रीज, जी सर स्लाइड सीधी कर लें, वो टेढ़ी है। रेडी है? सीधी हो गई? नो सर। अच्छा, ओके, सो इफ यू just look at this figure, if the scattering angle is increased, if the scattering angle is increased, number of alpha particles becomes less and less। ठीक है, लास्ट जो फिगर थी उसमें आप देख सकते हैं कि फाई एंगल क्या है। ठीक है, अगर तो अल्फा पार्टिकल सीधे आ जाए नीचे की तरफ तो फाई एंगल 0 है। ठीक है, और अगर आप ये लेफ्ट की तरफ जाते जाएं तो फाई एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे फाई एंगल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जाते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100, 120 और 140 डिग्री एंगल पर भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक इन्होंने थ्योरेटिकल फार्मूला बनाया, मैथमेटिकल फार्मूला। वो ये जो कर्व शो की हुई है, ठीक है, जो कर्व शो की हुई है, जो लाइन शो की हुई है, वो थ्योरेटिकल डाटा था। और एक्सपेरिमेंट करके जो गाइगर मूलर ने रदरफोर्ड को डाटा दिया, वो ये पॉइंट्स थे, जो ये पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह थ्योरेटिकल मैथमेटिकल रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पूरी तरह मैच कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जो उन्होंने सोचा अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, वो काफी हद तक वो बात ठीक थी। ठीक है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये नजर आई कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री पर भी ऑब्जर्व हो रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस साइड से अल्फा पार्टिकल ऊपर से आ रहे हैं, पिछली फिगर में आप देख रहे हैं, तो उसी साइड पर वो वापस भी जा रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल। उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो उनका वो उस वक्त बहुत हैरान हुए, बिकॉज दे सेड कि अगर 15 इंच का कोई शेल फायर किया जाए टिश्यू पेपर के ऊपर, और टिश्यू पेपर उसको रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ भेज रहा है। ठीक है, यानी वो जो टिश्यू पेपर यहाँ पे गोल्ड फॉइल था जो कि बहुत ही थिन था। अब इतने हैवी अल्फा पार्टिकल जब उसके ऊपर फॉल किए तो वो उसको तो तोड़ देना चाहिए था, उस गोल्ड फॉइल को, क्योंकि गोल्ड फॉइल की थिकनेस के मुकाबले में इनका साइज तो बहुत अच्छा खासा था। तो इससे वो हैरान हुए। इसका मतलब इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कोई बहुत सॉलिड चीज मौजूद है, और उसको फिर बाद में आपको पता है न्यूक्लियस का नाम दिया गया।
ये जो सारी अरेंजमेंट है एक्सपेरिमेंट की, इसकी स्कीमेटिक यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन इज अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, टारगेट फॉइल, थिन फॉइल, सो मैक्सिमम पार्टिकल्स यू सी पास अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसका मतलब 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये हम ऊपर वाले ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल देखें ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं रही। कुछ पार्टिकल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, इनका एंगल ज्यादा है, और कुछ पार्टिकल ये आप देख रहे हैं ये 180 के करीब यहाँ से आए हैं, वहीं पे वापस जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सी डिफ्लेक्शन होगी, किस तरह से होगी, ये डिपेंड करता है कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो एटम के साथ किस तरह से एनकाउंटर करता है, क्या वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है या जरा दूर से गुजरता है। अगर वो न्यूक्लियस से दूर से गुजर रहा है तो वो सीधा चला जाएगा, जैसे जैसे कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा तो कूलम रिपल्शन की वजह से वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो, एक आया अल्फा पार्टिकल और बिल्कुल न्यूक्लियस से टकराया, हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो ये वापस पीछे चला जाएगा 180 डिग्री एंगल पर। लेकिन इस तरह के पार्टिकल्स जो पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्वांटिटी में वो कम होते हैं। ये चीज हम ऊपर वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, और 180 पे पहुंच के तो ये बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये जो आपको अब फिगर नजर आ रही है सामने, इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द एटम्स अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज्यादातर पोर्शन एम्प्टी है, ठीक है, एटम का ज्यादातर पोर्शन एम्प्टी है, उस एम्प्टी पोर्शन में से अल्फा पार्टिकल्स पास होते हुए इसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर पास होके इधर गुजर जाते हैं, इससे उन्होंने ये आइडिया लगाया। इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इस डिफ्लेक्शन का मतलब ये है, क्योंकि ये पता था कि अल्फा पार्टिकल जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चीज पता है। अब पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा और एक चीज डिफ्लेक्ट, वो फिर डिफ्लेक्ट होता हुआ इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से वो कूलम रिपल्शन दे रहा है और अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर में कहीं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। और बाद में फिर और उसने उसका फिर रेडियस कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली रदरफोर्ड ने, और उसने कहा फिर कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो यहाँ पर एटम का जो रेडियस है ये तकरीबन सॉरी न्यूक्लियस का जो रेडियस है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁴ टाइम्स लेस होता है देन द एटम। या एटॉमिक साइज जो है इट इज 10⁴ टाइम्स ग्रेटर देन द न्यूक्लियस। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, इट वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, और इससे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है, और उसको फिर उस जो हैवी सेंटर है उसको फिर न्यूक्लियस का नाम बाद में दिया गया। तो ये था टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आफ्टर दैट इन टॉपिक 4.3 there are some nuclear properties which we must know before the start of nuclear physics. So in nuclear properties we must know some nuclear terminologies. You know about the atomic number, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको पता है इट इज अ प्रोटॉन नंबर, एंड इफ यू न्यूट्रॉन नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर, दिस वन इज नोन एज मास नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ये चीजें आपने पढ़ी हुई, ठीक है।
इसको शो किस तरह से किया जाता है, किसी न्यूक्लियस को, अब जिस तरह गोल्ड की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, गोल्ड में 197 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो 197 ये हो गए, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो ये इधर नीचे यहाँ पर 79 लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये फास्फोरस है, फास्फोरस 31, प्रोटॉन 15 है, न्यूट्रॉन 16 है, तो मैस नंबर क्या हुआ इन दोनों का सम 31। इसकी स्टेबिलिटी 100% है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसका मैस ये है, इसकी स्पिन ये है, न्यूक्लियस की स्पिन भी होती है, न्यूक्लियस भी मूव करता है, ठीक है। तो जो हर पार्टिकल है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन, एटम, हर चीज मूव जरूर करती है, ठीक है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स में कोई चीज स्टैटिक नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के छोटे से छोटे पार्टिकल्स पे चले जाएं, या किसी बड़ी हेवनली बॉडी पे चले जाएं, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पे चले जाएं, एवरीथिंग इज इन मोशन, ठीक है। और ये कुरान पाक की आपको पता है आयत भी है कि कायनात की हर चीज हरकत में है, दिस इज रियली ट्रू। तो ये जो न्यूक्लियस है आप ये देख रहे हैं कि ये स्पिन है, न्यूक्लियस की स्पिन होती है, न्यूक्लियस स्पिन मोशन भी करता है, ठीक है। इसकी जो स्पिन्स हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्पिन, ओके। इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज दी हुई हैं, ये भी आप आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर जिसकी स्पिन 0 है मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें ना स्पिन स्पिन का जो एक्चुअली मतलब है ना वो देखें, ये जो होता है ना एक्चुअली, जो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस होती है, करता है। हाँ जी, ये स्पिन ऑफ द जो न्यूक्लियस है ये रिलेटेड है उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, ये उसकी वैल्यू है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है वो एक, असल में पार्टिकल्स होते हैं दो दो में डिवाइड किए होते हैं, एक कहलाते हैं फर्मियॉन्स, एक कहलाते हैं बोसॉन्स। फर्मियॉन्स की स्पिन हाफ होती है, और जो बोसॉन्स होती हैं उनकी स्पिन जो है वो इंटेग्रल नंबर में होती है 1 2 3 करके, ठीक है। ये एक्चुअली उसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। अभी इन चीजों का भी आपको इतना आइडिया नहीं है, अभी आप, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, उसकी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना ये वो शो कर रहा होता है, ठीक है। तो जीरो स्पिन का यहाँ पर मतलब ये होता है कि वो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो जीरो है, यानी नेट मैग्नीट्यूड उसका जीरो है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स एक नहीं कई पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस तरह क्रिप्टॉन है, इसमें आप देख रहे हैं 36 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये जो 36 प्रोटॉन, हर प्रोटॉन की स्पिन होती है, ये देखें हाफ होती है ना प्रोटॉन की स्पिन, तो क्रिप्टॉन की तो फिर क्या हो जानी चाहिए, इतने प्रोटॉन है, 36 प्रोटॉन है, तो 36 मल्टीप्लाई बाई हाफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। 36 की जो नेट स्पिन टोटल आती है वो जीरो आ जाती है, ठीक है। उसकी इंडिविजुअल मोशन है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, लेकिन उन सारों की जो नेट है डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये है, ओके सर। ओके। Okay, please go to the next slide. Okay, इसके अलावा आप you know that
So you know about the isotopes. Isotopes are those nuclei which has same number of protons but different number of neutrons. So such nuclides are known as isotopes. You know, hydrogen has 3 isotopes, 1H1, 1H2, 1H3. So 1H1 has no neutron, 1H2 has 1 neutron, and 1H3 has 2 neutrons. So if the number of neutrons are different, those nuclei are called isotopes of each other. Okay, and some isotopes are radionuclides. Radionuclides mean they emit radiations, they show radioactivity. Afterwards, there is nuclides. So in organizing the nuclides, this chart, firstly, this chart is used. Here is the neutron number and here is the proton number, and the data of different atoms or different nucleides is plotted against neutron number and proton, and this curve is obtained. Okay, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो ये लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाता है, ये डिफरेंस ज्यादा होता जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन में तो चलो नहीं है, लेकिन जो दूसरे सॉरी ये नाइट्रोजन, कार्बन, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। जैसे हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन। यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। तो लेकिन जैसे जैसे ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, ये इक्वालिटी डिस्टर्ब होती जाती है। ये इस लाइन से ये चीज हटती चली जाती है, ठीक है। और बहुत हाई न्यूट्रॉन नंबर जब हम उस पर चले जाते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है, इससे ये डेविएट कर जाती है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर एक दूसरे के करीब होंगे या इक्वल होंगे या एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल हैं जो इस लाइन के करीब हैं, ये वाले ज्यादा। अब ये वाले न्यूक्लियाई जो हैं इस लाइन से दूर हो गए, ठीक है। इस वजह से ये वाले जो न्यूक्लियाइड्स है ना, जो हाई, जिसमें डेविएशन ज्यादा है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। एक तो ये अरेंजमेंट की जाती है। सेकंड अरेंजमेंट जो ये वाली है, जो इस फिगर में दिखाई हुई है, ये की जाती है इसी तरह न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह ये लेड, ये सारे लेड हैं, ये सारे थैलियम हैं, ये सारे मरकरी के एटम्स हैं, ये सारे गोल्ड के आइसोटोप्स हैं, ये प्लैटिनम के आइसोटोप्स हैं, ये इरिडियम के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट आइसोटोप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है जिस तरह एटम्स के लिए पीरियोडिक टेबल होता है। इन न्यूक्लियाइड्स के लिए न्यूक्लियाइड चार्ट्स होते हैं। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Afterwards, very important property which we must know is about the nuclear radii. Nuclear radius जो है, it is of the order of femtometer, 10⁻⁻15 meter. 1 femtometer is equal to 1 Fermi. 1 Fermi is equal to 1 FM, and it is equal to 10⁻⁻15 meter. इस ऑर्डर में न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है। अगर आपने किसी रेडियस किसी न्यूक्लियस का निकालना हो, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, इट इज रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3. a power 1/3 is a, you know, is the mass number, okay, and r naught is a constant and its value for most of the nuclei is 1.2 femtometer, ठीक है। यानी ये जो
आप देख रहे हैं ना, ये जो R नॉट है, दिस R नॉट इज 1.2 फेम्टोमीटर. Okay, so this formula is used to calculate the radius of the nucleus, except halonucleides. Halonucleides क्या होते हैं? Halonucleides में आपको पता है कि ये दरमियान में इधर न्यूक्लियस होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है. एक प्रोटॉन इससे कुछ डिस्टेंस पर लाई करता है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रोटॉन इधर कुछ डिस्टेंस पर लाई करता है. कुछ न्यूक्लियाइड्स इस तरह के होते हैं कि एक तो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनमें से कोई एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन मेन न्यूक्लियस से ना कुछ डिस्टेंस पर होता है. तो ओवरऑल इस तरह के जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं ना, उनका रेडियस जरा बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस का रेडियस बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटॉन को दूर होता है मेन न्यूक्लियस से. इस तरह के न्यूक्लियाइड्स कहलाते हैं हेलोन्यूक्लियाइड्स. तो ये फॉर्मूला हेलोन्यूक्लियाइड्स के लिए नहीं है, ठीक है, इस टाइप के हेलोन्यूक्लियाइड्स के लिए नहीं है ये. जो कॉमन न्यूक्लियाइड्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, जो कि इक्वेशन 4.42.3 में शो किया हुआ है, ठीक है. यानी अगर आपको एटॉमिक नंबर सॉरी मैस नंबर ए पता हो, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें अगर आपको ए की वैल्यू पता हो तो आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें पता है कि हीलियम, उसका जो मैस नंबर है वो है 4, तो 4 पावर 1/3 करें और उसको 1.2 फेम्टोमीटर से, ठीक है, 1.2 फेम्टोमीटर से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रेडियस ऑफ हीलियम मिल जाएगा. तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, which is otherwise very difficult to measure. Okay, so after that, this slide please. न्यूक्लियर रेडियस के बाद है न्यूक्लियर मैसेस. आपको पता है जो न्यूक्लियर मैस में एक जो यूनिट है वो प्रोटॉन का मैस है. प्रोटॉन का मैस को एक यूनिट लिया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स. तो कार्बन का मैस कितना होगा? 12 यूनिट्स होगा. ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स होगा. हाइड्रोजन का 1 यूनिट होगा, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, ठीक है. तो 1 यूनिट किलोग्राम में कितना होता है? तो वो 1 यूनिट किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स के करीब इसकी वैल्यू आती है. अब अगर होता ये है कि अगर आप दिस, इफ यू measure the mass of individual proton and neutrons, then if you measure the mass of the nucleus, both differs by certain amount. This is known as mass defect. यानी अगर आप कार्बन का एटम, कार्बन की बजाय कोई और लेने चलें, अगर आप लेट से सोडियम का न्यूक्लियस ले लेते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलाकर 23 होते हैं. लेकिन अगर आप 23 का मैस ले लें, 23 का मैस ले लें और सोडियम न्यूक्लियस का मैस मेजर करें तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है. सो दिस वन इज नोन एज मैस डिफेक्ट, ठीक है. और ये जो मैस डिफेक्ट है, 1 एटॉमिक यूनिट जो है उसका जो मैस है वो तकरीबन 931 MeV के इक्वल होता है. अगर उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करें E इज इक्वल टू mc² से, तो ये वैल्यू तकरीबन इतनी आती है, ठीक है. तो ये चीज जो है ये कहलाती है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है. क्योंकि आपको पता है कि जो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के दरमियान तो कूलम्बिक रिपल्शन है, तो वो किस तरह से न्यूक्लियस में आपस में ज्वाइन रहते हैं, ठीक है. तो वो रहते हैं न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से. फिर न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, वो mc² के इक्वल होती है. दैट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द that binding energy is equal to the sum of all particles, sum of energies of all particles minus minus the mass of the nucleus into c².
So this E is equal to this E minus this E. So this E is equal to, taken from mc square. This one is also taken from mc square. From E is equal to mc square equation. But this one is from the nucleus of the atom, and this one is the sum of all the masses of the particles present in the nucleus. तो इस वजह से ये mass defect आता है, ठीक है। और mass बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आपने निकालनी हो तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को A से डिवाइड कर दें तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। Time is going to end, so I'm going to restart the Zoom. Please join again.